Hello everyone. Very good morning to you. I hope you all are well. And this is the editorial analysis series where we discuss important editorials from The Hindu, Indian Express, Life Mint, Financial Express, etc. Today in this video or in this editorial analysis, I have picked up an editorial from Life Mint. आज सुबह सुबह I went through multiple newspapers. मैंने हिंदू देखा, इंडियन एक्सप्रेस देखा, then I went through the business line. तो वो देख मतलब उनमें कुछ इतने खास कुछ एडिटोरियल्स नहीं थे कि डिफरेंट टॉपिक या डिस्कस करने जैसा. एंड देन आई पिक्ड अप दिस एडिटोरियल फ्रॉम लाइव मिंट विच इज ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम. एक यूपीएससी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वी विल बी डिस्कसिंग दिस. बेसिकली एडिटोरियल बात कर रहा है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट कुड इजीली एक्सपैंड. तो अभी भी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम बहुत आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वी विल अंडरस्टैंड कि क्या रिसेंट हैपनिंग्स है विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और कैसे हम जो भी चैलेंजेस इसमें फेस कर रहे हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. So India's manufacturing sector has witnessed a paradox of declining share in GDP at current prices. Despite देखो जीडीपी जो है वो दो टर्म्स में क्या कहते हैं मेजर की जाती है, एक करंट प्राइसेस पे और एक कांस्टेंट प्राइसेस पे. नाउ टेल मी कांस्टेंट प्राइसेस पे जो होती है वो रियल होती है, नॉमिनल होती है, और करंट प्राइसेस वाली कौन सी होती है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, तो आप लोगों का साथ साथ इकोनॉमिक्स का स्टैटिक रिवीजन भी हो रहा है. हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं रीजंस, चैलेंजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक वे फॉरवर्ड हम सजेस्ट करेंगे. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे बता रहे कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है ग्रॉस वैल्यू एडेड उसमें हमारा 18% से 14% हो गया है. अब एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए भाई, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है टोटल वैल्यू जो एक सेक्टर क्रिएट करता है अपने इनपुट्स यूज करने के बाद. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री 100 रुपए का सामान बनाती है और उसने 60 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, तो उसने असली में क्या किया, 40 रुपए की वैल्यू ऐड की. दिस इज व्हाट वी कॉल एज जीवीए. वही रियल वर्सेस नॉमिनल टर्म्स, यहाँ पर जो बात हो रही है ना कांस्टेंट प्राइस, तो रियल जीडीपी जो होती है मैंने ये आंसर दे दिया आपको, वो कांस्टेंट प्राइस पे होती है, नॉमिनल वाली करंट प्राइस पे होती है. तो नॉमिनल टर्म्स का मतलब क्या है कि मार्केट में जो एक्चुअल दाम हमको मिल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, और कांस्टेंट प्राइस में हम इन्फ्लेशन इंक्लूड करते हैं. दैट इज कि किसी पुराने बेस ईयर का दाम फिक्स कर देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कितना बढ़ा प्राइस बढ़ने का इफेक्ट हटाकर. इसमें जैसे कि अगर आज आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट बिका और कल वही 110 रुपीज में बिकता है, तो नॉमिनल टर्म्स में तो ग्रोथ 10% है, लेकिन अगर वो सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से है और प्रोडक्शन सेम है तो रियल ग्रोथ जो है वो हमारी जीरो है. तो यहाँ पर यही बात चल रही है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जो वैल्यू आपकी ऐड हो रही है आफ्टर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो हमारी कम हो गई. लेकिन रियल कांस्टेंट प्राइस टर्म्स में जो सेक्टर है वो स्टेडी है एट 18%. ये एपरेंट डिक्लाइन हमें इसलिए भी देखने को मिल रहा है बिकॉज यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा ड्यू टू प्राइस इफेक्ट्स. प्राइस इफेक्ट्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोअर प्राइस इंक्रीज देखते हैं इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज. अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है वो क्यों देख रहे हैं, वाई उनका प्राइस एग्रीकल्चर या सर्विसेज से कम क्यों है. तो सबसे पहले तो ग्लोबल कंपटीशन. ग्लोबल कंपटीशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो दुनिया भर में बिकते हैं, तो दाम ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते. ठीक है, आप अगर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग गुड है, आप सपोज करो आप बहुत ज्यादा में बेचने लगोगे तो वियतनाम कम में आके सेल करने लगेगा, तो उसमें आप बहुत ज्यादा आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन. वरना कोई भी जो जैसे बायर है वो किसी दूसरी कंट्री से खरीद लेगा. दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी. तो मशीन यूज और ऑटोमेशन की वजह से कॉस्ट कम होती है, तो दाम जो है प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहते हैं. फिर क्या है, एक सब्सिडी बाइस भी है. एग्रीकल्चर को जो है गवर्नमेंट वो सब्सिडीज देती है, प्राइसेस आर्टिफिशियली हमें ज्यादा दिखते हैं. वहीं सर्विसेज सेक्टर की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहां पर प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं. और यही कुछ रीजन है कि मैन्युफैक्चरिंग के जो प्राइसेस हैं वो स्लो पेस पे बढ़ रहे हैं. तो अगर प्राइस स्लो पेस में बढ़ रहा है तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी हमको कम देखने को मिलता है, जबकि
रियल आउटपुट या प्रोडक्शन उतना ही है, ठीक है, एज सच कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर गिरता दिख रहा है क्योंकि प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ रहे, लेकिन असली जो हमारा प्रोडक्शन है वो उतना ही है। सर्विसेज और एग्रीकल्चर के प्राइसेस तेज बढ़ने की वजह से वो सेक्टर्स ज्यादा बड़े हमको लगते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस की जो देन इसमें कुछ और रीजंस है, जैसे कि प्राइस डायनेमिक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइस डायनेमिक्स मतलब जो एग्रीकल्चरल डिफ्लेटर है वो जैसे यहाँ पे बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 2.1 के अराउंड था और मैन्युफैक्चरिंग का 1.4 था। अब सबसे पहले बात ये आती है समझने की कि ये डिफ्लेटर होता क्या है। सो डिफ्लेटर बेसिकली एक मेजर होता है कि एक सेक्टर के प्रोडक्ट्स के प्राइस कितने बड़े हैं बेस ईयर के कंपैरिजन में। सपोज करो जैसे बेस ईयर है 2012, ओके, इस टाइम पे कुछ प्राइस था 20 और अब 24, ठीक है, 25 सॉरी, नाउ वी आर इन 2025। तो 25 में सपोज करो प्राइस हो गया 50। तो डिफ्लेटर ये मेजर करता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइस जो है वो कितना बढ़ गया, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डिफ्लेटर यहाँ पर बोल रहा है 2.1, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो बेस ईयर के कंपैरिजन में 2.1 बढ़ गए। और मैन्युफैक्चरिंग जो डिफ्लेटर है उसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के प्राइस सिर्फ 1.4 ही बढ़े, ओके। तो दिस इज अगेन जहां पर हम बोल रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कम क्यों है, तो ये देखो डेटा से हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप डिफ्लेटर के उससे कैलकुलेट करोगे तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइस 2.1 बढ़े हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के जो प्राइसेस है वो सिर्फ 1.4 बढ़े हैं। ये आपको कुछ इतना याद करने की जरूरत नहीं, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड जो हम प्राइस वाली बात कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर नॉमिनल जीडीपी में ज्यादा बढ़ा दिख रहा है क्योंकि प्राइस उसके तेजी से बढ़ रहे हैं, ओके। नॉमिनल जीडीपी तभी हमें वो, अगर नॉमिनल जीडीपी इज लाइक कि अगर प्राइसेस की वजह से बढ़ रही है तो वो सही नहीं है। रियल जीडीपी मतलब हाँ कि सच में आपका प्रोडक्शन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रो हो रहा है, लेकिन प्राइस से स्लो बढ़ने की वजह से नॉमिनल शेयर जीडीपी में कम दिख रहा है हमको। अनदर रीजन कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग का हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, वो इसलिए हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि लार्ज इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज की टोटल सामान है जो फैक्ट्रीज बनाती हैं, एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट्स, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट्स का हिस्सा बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कार 10 लाख में बिकी, ठीक है, तो उसमें 7.5 लाख का तो रॉ मटेरियल ही है, तो असली वैल्यू एडिशन 2.5 लाख ही होगा। और इसी वजह से भले ही मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट शेयर 38% हो, उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड शेयर जीडीपी में सिर्फ 14% बचता है। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी में इसका शेयर हमें कम देखने को मिल रहा है। अनदर इज रिलेटिव प्राइस फॉल। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो रिलेटिव प्राइस इंडेक्स है वो डिक्लाइन हो गया 1.29 से 0.65। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये रिलेटिव प्राइस इंडेक्स होता क्या है। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं बट आपको पूरा एक अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्यों हमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन देखने को मिला नॉमिनल जीडीपी में, और बाकी चीजें तो आपके काम आएंगी। तो रिलेटिव प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग का डिफ्लेटर होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं बाय ऑल सेक्टर्स डिफ्लेटेड, ठीक है। ये तो हो गया रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 2004 और 5 में हमारा ये 1.29 था, तो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्राइसेस थे वो बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा थे। और वही 24-25 में 0.65, तो मतलब प्राइस बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में कम हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो द मीनिंग इज कि पहले अगर एक मशीन बेचकर एक फार्मर के जो भी रॉ मटेरियल था उससे ज्यादा पैसा मिलता था, और अब वही मशीन बना के बेचने पर फार्मर का जो मटेरियल है उससे कम पैसे हमको मिल रहे हैं। और इसी वजह से जीडीपी डेटा में हमको ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन कर रही है, जबकि रियल आउटपुट उतना ही है या मे बी ज्यादा भी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट या प्रोडक्शन है वो उतना ही है,
लेकिन ड्यू टू सर्टेन अदर फैक्टर्स, ओके, हमें नॉमिनल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम देखने को मिल रहा है। एक बार अगर मैं आपका एक शॉर्ट रिवीजन कराऊं तो सबसे पहले डिफ्लेटर गैप मतलब एग्रीकल्चर और सर्विसेज के प्राइस ज्यादा बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग के कम। दूसरा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट्स बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए नेट वैल्यू एडेड कम बचता है। थर्ड, रिलेटिव प्राइस फॉल, दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग के प्राइसेस नीचे गए इसलिए जीडीपी में हमको ये छोटा लग रहा है। ओके, तो अब आई थिंक ये आप लोगों को पूरा अच्छे से डिकोड हो गया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो चैलेंजेस ये बहुत ही मतलब हम काफी बार इसको पढ़ चुके हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। तो जैसे कि इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो आप, सेमीकंडक्टर्स, ईवी बैटरीज, चिप मशीनरी, फिर हाई टेरिफ्स जिसकी वजह से अगेन इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। प्राइवेट सेक्टर मतलब उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, रेगुलेटरी इश्यूज है, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ इतना ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं है। अगर आप चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश इनका इंटीग्रेशन देखोगे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, दैट इज वे अहेड देन इंडिया। तो इंडिया को उस पर फोकस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, ठीक है, अब इसमें खुद ही ब्रेनस्टॉर्म करो क्या इंपॉर्टेंस होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, इनोवेशन हो जाएगा, है ना, यही सब चीजें होंगी। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। स्कॉलरली इंसाइट जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डेनी रॉड्रिक है उनकी बुक है प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो बताते हैं कि जो सर्विसेज लेड ग्रोथ है इट कैन नेवर सब्सटीट्यूट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना होगा। क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जीएसटी रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो कि एम कर रही है 25% शेयर ऑफ जीडीपी पे। वे फॉरवर्ड क्या होगा, सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन नहीं है वो करो, टैरिफ्स को कम करो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन करो। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जब भी मैंने जो भी पॉइंट लिखा है उसको बहुत ही अच्छे से सब्सटैंशिएट किया है विद एन एग्जाम्पल। तो जब आप आंसर्स लिख रहे हैं दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स एज वेल। बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख सकते हो आप वे फॉरवर्ड में, जैसे कि हम साउथ कोरिया, ताइवान, ओके, इन सबसे सीख सकते हैं। कमिटी रिकमेंडेशंस लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल हमें अचीव करना है, 25% जीडीपी बढ़ानी है, तो ये सब रिफॉर्म्स हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लेकर आने होंगे। फिर यहाँ पर डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति है, ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस। इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा तो इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए एस्पायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।